हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम वीडियो क्लास में हाजिर हुए हैं। केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 2 परमाणु की संरचना। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जिसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड के नाम से भी आप जानते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने कवर किया है सर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसको आप प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो उनमें जो दोष हैं, जो लिमिटेशन है, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है इस मॉडल से, और इस मॉडल में जो कुछ दोष रह जाएंगे हम नील्स बोर के मॉडल से आगे चर्चा करेंगे। तो आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो रदरफोर्ड ने किया क्या? रदरफोर्ड ने सन 1911 में एक स्वर्ण पत्र लिया। स्वर्ण पत्र का आशय क्या है? मतलब सोने की एक पतली परत, अत्यंत पतली परत है ना, जिसका जो मोटाई है, जो थिकनेस है 100 नैनोमीटर है। 100 नैनोमीटर का आशय क्या है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के घात -9 मीटर। 10 के घात क्या है? 9 मीटर है। 100 नैनोमीटर का आशय ये है, ठीक है। इसको अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 बाई 10 के घात में 9 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 के घात 7 हो जाएगा। मतलब जो 1 मीटर है उसको इतने भागों में 10 के घात 7 भागों में आप डिवाइड करते हैं, तब वो 100 नैनोमीटर वाला क्राइटेरिया हमको मिलता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना पतला होगा, ठीक है। तो जब उस 100 नैनोमीटर वाली पतली स्वर्ण पत्र पर जब तीव्रगामी अल्फा कणों का बमबारी उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या देखा? यहाँ पास देख लीजिए, ये जो है स्वर्ण पत्र है, ठीक है। ये स्वर्ण पत्र है। यहाँ पास पहले आप डायग्राम को समझिए जो रदरफोर्ड ने बनाया है। रदरफोर्ड ने एक परमाणु का डायग्राम बनाया है। आपको डायग्राम का लगभग हमने 95% बना दिया है। 5% इसलिए छोड़ दिए हैं ताकि आप समझ सकें कि परमाणु का जो मॉडल है वो है कैसा। तो देखिएगा है क्या कि यहाँ पास आप गौर से देखेंगे तो है क्या कि ये जो है परमाणु का सेंटर है, और सेंटर के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में वृत्तीय गति कर रहे हैं। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पाथ को बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कुछ ये ऐसा बन जाएगा। तो इतने भाग को ही हमने डायग्राम में छोड़ दिया था ताकि आप जान सकें, है ना। हमारे बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं कि परमाणु में ऐसे गोलाकार रेखा दिखाई देता है। गोलाकार रेखा नहीं दिखाई देता है वृत्तीय पथ, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय पथ है। आप इमेजिन कीजिए कि कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो ये ऐसा है, उसका वृत्तीय पथ है। बाकी इसका जो सारा चीज़ है, जो द्रव्यमान है, वो सेंटर पर ही मौजूद है। अब आगे देखिए, तो जब तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी की, अल्फा कणों को आप जानते हैं कि अल्फा कण जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये जो होता है हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, ठीक है। ये अल्फा कण है। जब अल्फा कणों को बमबारी उन्होंने किया, आघात किया इसके ऊपर, तीव्रगामी अल्फा कणों को इस स्वर्ण पत्र पर, ठीक है। ये क्या है? स्वर्ण पत्र है, जिसका थिकनेस कितना है? स्वर्ण पत्र का जो थिकनेस है वो कितना है? 100 नैनोमीटर है, ठीक है। 100 नैनोमीटर है। जब इस पर तीव्रगामी अल्फा कणों को बमबारी किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ कण जो है, कुछ कण क्या, बहुत सारे कण जो है बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। बिना विक्षेपित हुए क्या होते हैं? सीधे निकल जाते हैं। कुछ जो हैं जब इसके प्रभाव में आते हैं तो वो विभिन्न कोणों से मुड़ जाते हैं। यहाँ आपको एक डायग्राम में दिखाया गया हो, कई कण हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका मार्ग जो था ये था, तो कुछ न कुछ कोण पर ये क्या हो गया? मुड़ गया। यहाँ पास भी आप देख पा रहे हैं ये वाला जो अल्फा कण का जो मार्ग है, जो पाथ है, वो ये है। ये भी कुछ कण पर मुड़ गया है। और इसमें जो कुछ कण हैं बहुत ही कम, है ना, बहुत ही कम, वो यहाँ पास ऐसे आएंगे और सीधे यहाँ से टकराएंगे इस सेंटर पॉइंट से, और लगभग नहीं 180 डिग्री के कोण से पुनः उसी मार्ग पर वापस हो जाते हैं। तो इतने उन्होंने प्रयोग में देखा। उन्होंने प्रयोग में स्पेसिफिक देखा क्या, वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या देखा? जो आपको हमने बताया वैसा ही है कि अधिकांश अल्फा कण, लगभग 99% बिना विक्षेपित हुए क्या हो गए? सीधे निकल गए। मतलब यहाँ से आने वाले अल्फा कण जो हैं इस स्वर्ण पत्र से सीधे बिना विक्षेपित हुए, वो अपने मार्ग से ज़्यादा विचलित नहीं हो रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं। यहाँ भी डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे आपको 4 अल्फा कण दिखाई देंगे, 1 2 3 4, जो बिना विचलित हुए क्या हो जा रहे हैं? सीधे निकल जा रहे हैं। आपको समझने के लिए मैं इसका क्रमांकन कर दे रहा हूँ, नंबरिंग 1 2 3 और ये 4। आप इन अल्फा कणों को देख रहे हैं कि बिना विचलित हुए क्या हो जा रहे हैं? सीधे निकल जा रहे हैं। इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं 5, इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं 6, ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं कि अब बहुत सारे अल्फा कण जो है अपने रास्ता को नहीं बदल रहे हैं, अपने पाथ से डिस्प्लेसमेंट उनका, मतलब अपने पाथ से वो विस्थापित नहीं हो रहे हैं, वो सीधे सीधे क्या हो रहे हैं? वो निकल जा रहे हैं, ठीक है।
और उसमें कुछ जो हैं विभिन्न कोणों पर क्या हो जा रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं, अपना मार्ग को चेंज कर रहे हैं, पाथ को चेंज कर रहे हैं, जिसमें आप रे 5 और रे 6 को देख सकते हैं। और कुछ जो हैं जो सीधे टकरा कर वापस अपने मार्ग में वापस लौट जा रहे हैं। यहाँ पास आप देख सक रहे हैं कि कुछ किरणें जो हैं वापस, जो अल्फा कण है वापस अपने मार्ग का अनुसरण कर ले रहे हैं। तो इसका पहला पॉइंट यही है कि अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% बिना विक्षेपित हुए सीधी रेखा में क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण जो है स्वर्ण पत्र से टकराने के पश्चात भिन्न भिन्न कोणों पर क्या हो जा रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पास से आने वाला जो कण हो यहाँ से विक्षेपित होगा तो अलग कोण हो सकता है इसका, तो उसके कोण भी अलग अलग हैं कि कितने नज़दीक के सेंटर से या कितने समीप के सेंटर से गुजरा है, उस स्थिति पर उनका कोण निर्धारित हो रहा है। और बहुत ही कम अल्फा कण, लगभग 20,000 में एक अल्फा कण ऐसे जो हैं कि यहाँ पास से एक अल्फा कण टोटली अपने मार्ग में पुनः वापस हो जा रहा है। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब इसको देखा है ना कि अधिकांश अल्फा कण जो है बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण जो है सेंटर के प्रभाव में आके अपने मार्ग को चेंज कर ले रहे हैं, पाथ को चेंज कर ले रहे हैं, और लगभग 20,000 अल्फा कणों का आघात हो रहा है, तो उसमें से एक अल्फा कण जो है अपने उसी मार्ग में क्या हो जा रहा है, वापस लौट जा रहा है। ये किसने कर दिखाया, रदरफोर्ड ने किया। कब किया, 1911 में। किस पर किया, स्वर्ण पत्र के ऊपर किया। क्या किया, अल्फा कणों की उसने बमबारी की। तो जब इन्होंने ये देखा तो इससे उन्होंने क्या पाया वास्तविक रूप से, है ना, कि उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। तो देखिएगा क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने। चलिए इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, इसको अब मैं डिलीट कर देता हूं। उसके बाद उन्होंने पाया क्या एक्चुअल, उसको मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि डायग्राम में ही सब कुछ है। आप चित्र को देखें, चित्र ही आपको क्या है, जो साइंस को है ज़्यादा सरल कर देता है। तो आप चित्र से ही बहुत कुछ समझ जा रहे हैं कि ये हुआ क्या है। ठीक है, जो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए। अब उन्होंने पाया क्या वास्तविक में, तो पाया क्या कि 99% अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए क्या हो जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं। इसका आशय क्या है कि यहाँ उनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो क्या है, खोखला है। मतलब जो 99% अल्फा कण हैं बिना रोके टोके बाहर निकल जा रहे हैं, बिना विक्षेपित हुए बाहर निकल जा रहे हैं। इसका आशय क्या है, इसका सीधा सीधा आशय है कि परमाणु का जो बहुत बड़ा भाग है वो क्या है, खोखला है। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। तो उस पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिएगा, तो पहला पॉइंट है लगभग 99% अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए का आशय है, क्या आशय है, अपने मार्ग को चेंज नहीं करते हैं, बिना विक्षेपित हुए सीधी रेखा में बाहर निकल जाते हैं, सीधी रेखा में निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। इससे तो यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जितना अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, क्योंकि जितना आप अल्फा कणों का आघात कर रहे हैं उस स्वर्ण पत्र पर, उसमें 99% जो है बिना अपने पाथ को चेंज किए, बिना अपने मार्ग को बदले सीधे निकल जा रहे हैं। इसका आशय स्पष्ट है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अधिकांश भाग खोखला होने का आशय क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच बीच का ये डॉट डॉट जो दिखाया गया है वो इलेक्ट्रॉन है। समझिएगा स्टूडेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का बीच का जो स्थान रहता है वो रिक्त रहता है, इसी को खोखला कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब लिखते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ पा रहा है, समझ रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि परमाणु का केंद्र में जो है धन आवेशित, परमाणु का जो केंद्र है धन आवेशित है, जिससे अल्फा कण क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं, मतलब उससे दूर हट रहे हैं। क्योंकि अल्फा कण भी कौन सा चार्ज है उस पर, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये अल्फा कण यहाँ आने के बाद अपना मार्ग चेंज कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये गोलाकार पार्ट इसको रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है,
जो विभिन्न कोणों से क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है, ठीक है ना। तो इस धनावेशित भाग को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। तो ये धनावेशित भाग क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, जिसको नाभिक भी कहा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। ये बात क्लियर हुआ। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है, जिससे अल्फा कण जो है प्रतिकर्षित होकर विभिन्न कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है परमाणु का केंद्र जो है धन आवेशित है, धन आवेशित है, जिससे अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर, रिपेल होकर, प्रतिकर्षित होकर विभिन्न कोणों पर मुड़ जाते हैं, विभिन्न कोणों से मुड़ जाते हैं, मतलब अपना मार्ग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। आप गौर से देखें, यहाँ पर देखिए, ये एक अल्फा कण है, यहाँ पर पहुँचा और अपना मार्ग को क्या कर ले रहा है, चेंज कर ले रहा है। अल्फा कण खुद क्या है, धन आवेशित है, मतलब बीच का जो भाग है वो धन आवेशित है, तभी उसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। और यह क्या है ना, ये बहुत छोटा है। क्यों छोटा है, आप जान रहे हैं कि 99% अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रहे हैं, मतलब 1% ही इधर उधर जा रहे हैं। इसका आशय स्पष्ट है कि बहुत ही छोटा है, ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। धन आवेशित भाग अत्यंत छोटा है, धन आवेशित भाग अत्यंत छोटा है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जा रहा है कि परमाणु का आकार जो है, इससे ये पूरा क्लियर हो जाता है कि परमाणु का आकार जो है नाभिक के तुलना में बड़ा है और नाभिक अत्यंत छोटा है, तो लगभग कितना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कि नाभिक परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या वाले गोलाकार है तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर है। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने ये हमको बहुत कुछ बताया, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल ने हमको ये सब बताया जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब देखिएगा इसमें कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, इसके आधार पर उन्होंने एक मॉडल दिया। उस मॉडल को बोला जाता है प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल या ग्रही मॉडल बोला जाता है। इसका आशय क्या है कि सेम जो परमाणु का स्ट्रक्चर है वैसा ही है जैसे हमारे सौर मंडल का है, कि बीच में सूर्य है और उसके चारों ओर जो प्लेनेट हैं गति कर रहे हैं, सर्कुलर पथ पर गति कर रहे हैं। वैसा ही जो है, जो परमाणु का जो सेंटर है, नाभिक जो है वो न्यूक्लियस है, और इसके इलेक्ट्रॉनों को तुलना उन्होंने किससे किया, सूर्य के चारों ओर गतिविरुद्धीय पथ पर गति करने वाले ग्रहों से तुलना किया। इसलिए रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए इस नाभिकीय मॉडल को प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आगे देखिए। तो जो मॉडल प्रस्तावित किया रदरफोर्ड ने, ग्रही मॉडल, तो उस ग्रही मॉडल में जो है जो महत्वपूर्ण उसके बिंदु हैं वो आपके बोर्ड पर सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जो उन्होंने मॉडल प्रस्तावित किया अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, तो हमारा पूरा जो कॉम्प्लिकेशन है परमाणु के कॉन्सेप्ट संबंध में वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्या लिखते हैं, किसी भी परमाणु के दो भाग होते हैं, एक जो सेंटर पॉइंट है जिसको नाभिक कहते हैं, और एक नाभिक का बाहर का क्षेत्र है,
ठीक है। तो नाभिक के बाहर के क्षेत्र को कक्ष बोला जाता है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन अभ्र बोला जाता है। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये दिया अपने प्लेनेटरी मॉडल में, प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल में रदरफोर्ड ने ये कहा कि किसी भी परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक है, एक नाभिक के बाहर का क्षेत्र है। तो जो नाभिक के बाहर का क्षेत्र है उसी को कक्ष बोला जाता है या इलेक्ट्रॉन अभ्र बोला जाता है। यहाँ पास आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये नाभिक है, और ये सब जो एरिया है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन अभ्र है। जो रदरफोर्ड बोल रहे हैं वो इसी को बोल रहे हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अभ्र है, और बीच का जो भाग है वो नाभिक है, या इसी को आप क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट बोल रहे हैं कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और संपूर्ण जो आवेश है उसके धन आवेश अर्थात उसका जो धन आवेश है उसके छोटे से केंद्र पर केंद्रित रहता है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के तुलना में अत्यंत कम होता है, तो उनके द्रव्यमान को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो अधिकांश जो है ना, जो यहाँ पॉइंट देख रहे हैं कि अधिकांश द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के नगण्य निर्माण कर अधिकांश द्रव्यमान क्या रहता है, इस सेंटर में ही रहता है, जो धन आवेशित कण और न्यूट्रॉनों का रहता है। इस चीज़ को हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक पर ही है, अधिकांश द्रव्यमान, और जो आवेश है वो टोटल जो है धन आवेश जो है टोटल वो कहाँ है, नाभिक पर ही है। कि प्रोटॉन पर ही धन आवेश होता है, जो धन कण है उसी पर धन आवेश होता है, और वो कहाँ रहते हैं, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो अपने वो रदरफोर्ड बताते हैं अपने प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल में कि क्या किसी भी परमाणु के नाभिक पर जो है धन आवेश की मात्रा बराबर है, तो धन आवेश की मात्रा बराबर नहीं है। धन आवेश की मात्रा डिपेंड करता है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन कणों की संख्या पर, है ना, धन कणों की संख्या पर, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर मैं बोलूं कि लिथियम के नाभिक का कुल आवेश कितना है, अगर मैं बोलूं धन आवेश कितना है, अगर लिथियम के नाभिक का मैं धन आवेश बोलूं, मैं कार्बन के नाभिक का धन आवेश बोलूं, तो उसमें उपस्थित जो धन कण है, जो प्रोटॉनों की संख्या, उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं लिथियम के बोलूं तो लिथियम में धन कणों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 3 है, मतलब 3 हाइड्रोजन के आवेश के बराबर है, 3 प्रोटॉन के आवेश 3 के गुणज में है ना, इसके गुणज में टोटल आवेश है। जबकि मैं कार्बन का बात करूं तो उसमें धन कणों अर्थात प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 के गुणज में क्या है, उसका आवेश है। और एक प्रोटॉन पर आवेश जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इतनी आवेश इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट बोला जा रहा है कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, जिसकी संख्या नाभिक में उपस्थित धन कणों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इस वजह से ही जो एक परमाणु है विद्युत रूपी उदासीन बना रहता है। इस पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस नाभिक पर क्या होता है, धन आवेश होता है, और धन आवेश की मात्रा डिपेंड कर रहा है नाभिक में उपस्थित धन कणों की संख्या पर, अर्थात किस पर डिपेंड कर रहा है, धन कणों की संख्या पर डिपेंड कर, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। अगर इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 79 है तो इस इलेक्ट्रॉन अभ्र में, इस पूरे इलेक्ट्रॉन अभ्र में या इस कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 79 होगी, ये बराबर होती है। और इन पर आवेश का मात्रा भी क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज़ को आप जानते हैं और पहले भी बताया जा चुका है कि प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा -1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो 79 से प्रोटॉन में भी गुणा कीजिए, 79 से तो टोटल जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो जो ये पॉइंट बोला जा रहा है कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, जिसकी संख्या नाभिक में उपस्थित धन कणों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और दोनों पर आवेश की मात्रा इक्वल है। इस वजह से कोई भी परमाणु जो है मूल स्टेज में क्या होता है, उदासीन होता है। अब ये बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घूम रहे हैं, तो कुछ न कुछ इसमें है जो घूम रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि वृत्तीय पथ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपकेंद्र बल और केंद्र की ओर जो है नाभिक की ओर आकर्षण बल कार्य करता है। मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ एक अपकेंद्र बल काम कर रहा है बाहर की ओर, और नाभिक की ओर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है।
ये इस वजह से ये क्या है, वहाँ संतुलित है। ये कौन बोल रहा है? रदरफोर्ड बोल रहे हैं। क्या में? अपने प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल में। अर्थात जो हमारा रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है उसी को प्लैनेटरी मॉडल के नाम दिया गया। क्यों दिया गया, इसको हम चर्चा कर चुके हैं कि इस नाभिक को सूर्य के समान माना गया, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहों के समान, प्लैनेट के समान माना गया। जो महत्वपूर्ण पॉइंट एक और रह जाता है, जो छठवां पॉइंट है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में रिक्त स्थान रहता है, क्योंकि इसके बारे में पहले ही चर्चा किया जा चुका है कि लगभग 99% अल्फा कण बिना विचलित हुए अपने सीधे मार्ग में निकल जाते हैं। अर्थात परमाणु का ये जो बाहरी भाग है खोखला है, और खोखला में इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिक्त स्थान रहता है। तो क्या रदरफोर्ड के इस नाभिकीय मॉडल से जितने परमाणु मॉडल में खामियां थी, जे थॉमसन की या अन्य लोगों ने बताने का प्रयास किया, क्या सब दूर हो गया? तो सभी प्रॉब्लम दूर नहीं हुए। अभी भी कुछ दोष हैं, कुछ लिमिटेशन रदरफोर्ड के भी मॉडल के हैं। उन दोषों को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, गौर से देखते हैं। सारा मामला हमारा क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो बनाए हैं उसको आप देखेंगे। हमारे हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट जो हैं, आगे पीछे वीडियो को मत देखिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। आपकी बुक में जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, उसी के आधार पर देखिए। वीडियो भी उसी आधार पर बनाया जा रहा है, उसी बेस पर हम बना रहे हैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हो। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल की जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप देखिएगा। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पहले तो आप देखिए जो इनका नाभिकीय मॉडल है वो क्या है, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में जो दोष होने जा रहा है उसको हम बता रहे हैं। क्या करें कि प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल है, अर्थात जो न्यूक्लियस है वो सन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लैनेट है। अब इसके बारे में आप देखेंगे कि न सूर्य धन आवेशित या ऋण आवेशित है, न प्लैनेट धन आवेशित ऋण आवेशित है। वो विद्युत रूपी क्या है, उदासीन है। लेकिन यहाँ पास आप देखते हैं तो ये जो नाभिक है जिसको सूर्य माना जा रहा है, वो क्या माना जा रहा है, धन माना क्या जा रहा है, धन आवेशित। और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित। तो प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल में तो एक दोष यही दिख जा रहा है कि अगर हम टोटली ऐसा मानते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं मानते हैं तो जो हमारा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है वो ये कहता है कि कोई आवेशित वस्तु गति कर रहा है तो गति करता हुआ जो वस्तु है अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित है। तो इलेक्ट्रॉन आवेशित है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो लगातार ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। तो ऊर्जा उत्सर्जित करते करते ऐसा कंडीशन आएगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी ऊर्जा को क्या कर देगा, खो देगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ पास का इलेक्ट्रॉन गिर के कहाँ चला जाएगा, नाभिक में चला जाएगा। ये बात क्लियर है। इसकी व्याख्या जो है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल नहीं कर पाया। ये एक महत्वपूर्ण दोष ये है। ठीक है, इसको 60 लाइन में लिख दे रहे हैं ताकि आपके नज़रों के सामने ज़्यादा देर रहे तो आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो ये है ग्रही, मतलब प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल में, ग्रही मॉडल में सूर्य एवं ग्रह उदासीन होते हैं, विद्युत रूपी उदासीन होते हैं, जबकि परमाणु में नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन दोनों आवेशित होते हैं। नाभिक धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित। नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार आवेशित वस्तु गति करते समय, गति के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित करता है।
अतः एक ऐसी स्थिति आएगी जहां इलेक्ट्रॉन अपना पूरा ऊर्जा खत्म कर देगा, फिर तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसी का व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए कि आप कह रहे हैं कि सूर्य के समान नाभिक है और इलेक्ट्रॉन जो है प्लेनेट के समान है, लेकिन विद्युत चुंबकीय थ्योरी तो ये कहता है कि कोई आवेशित वस्तु गति कर रहा है तो लगातार ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी आवेशित है, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो एक ऐसा स्थिति बनेगा जहां इलेक्ट्रॉन का टोटली ऊर्जा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और वो परमाणु के नाभिक में जाकर गिर जाएगा। लेकिन हम देख, अगर ऐसा होता है तो परमाणु स्थायी है ही नहीं है, परमाणु है ही नहीं है इसका मतलब। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब वो लगातार वृत्ताकार पथ में गति करता जा रहा है, वो नाभिक में गिर नहीं रहा है। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड क्या देंगे, तो रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं दे पाए। तो एक क्या है, ये दोष में गिना गया, लिमिटेशन हो गया कि यहाँ पास रदरफोर्ड का मॉडल लागू नहीं होता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण और बिंदु है कि इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो वृत्ताकार पथ में अगर कोई भी वस्तु गति करता है, देखिए वृत्ताकार पथ में कोई भी वस्तु अगर ऐसे गति कर रहा है तो इसका जो त्वरण, एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन रहता है केंद्र की ओर होता है। तो जब त्वरण का जो डायरेक्शन है केंद्र की ओर है तो धीरे धीरे इसके, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका नाभिक है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन या त्वरण की दिशा जो है केंद्र की ओर है। तो ऐसे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को त्वरण की दिशा के कारण इसका जो वृत्ताकार पथ है लगातार छोटा होता जाएगा और अंततः ये भी कहाँ आ जाएगा, केंद्र में गिर जाएगा। जब केंद्र में गिर जाएगा तो यहाँ भी परमाणु का अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी व्याख्या रदरफोर्ड ने नहीं कर पाया, रदरफोर्ड ने इसका भी व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता ही दिए हैं ना कि, चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी वस्तु के त्वरण की दिशा जो है केंद्र की ओर होती है। तो केंद्र क्या है, परमाणु का नाभिक है, और वृत्ताकार पथ पर गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। और उस इलेक्ट्रॉन की दिशा की, इलेक्ट्रॉन की त्वरण एक्सीलरेशन की दिशा क्या है, परमाणु के नाभिक की ओर। तो इस वजह से उसका जो कक्ष है उसका आकार धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और अंततः वो नाभिक में गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रदरफोर्ड के मॉडल में एक कमी और है। ठीक है, दूसरा जो है, तीसरा जो है महत्वपूर्ण जो है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद वर्णक्रम उसको मिले, पर ऐसा नहीं होता है, विविक्त होता है, अलग अलग होता है। इसकी भी व्याख्या जो है रदरफोर्ड नहीं कर पाए। तो स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हम कर चुके हैं। लिख दें क्या, चलिए लिख देते हैं ताकि आप स्क्रीन के साथ ले लें। वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी भी वस्तु के त्वरण की दिशा नाभिक या केंद्र की ओर होती है। नाभिक अर्थात केंद्र के ओर होती है, केंद्र के ओर होती है।
अतः इलेक्ट्रॉन की कक्षा या कक्ष धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो गया तो परमाणु की स्टेबिलिटी है ही नहीं है, परमाणु नेचर में फिर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, परमाणु क्या है, नेचर में है, अवेलेबल है। तो यहाँ पास रदरफोर्ड मॉडल की क्या है, ये महत्वपूर्ण क्या हो गया, दोष हो गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण दोष है, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिए हैं, तो देखिए आगे देखिए, तीसरा भी लिख दे रहे हैं ताकि आपके लिए अगर नोट्स बनाना चाहें वीडियो देखकर तो नोट्स भी बना सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स, ताकि आप लंबे समय तक याद कर सकें। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का तीसरा है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परंतु इसका स्पेक्ट्रम विविक्त होता है, परंतु इसका स्पेक्ट्रम विविक्त होता है, मतलब डिस्क्रीट होता है, विविक्त होता है, डिस्क्रीट होता है। ठीक है, इसकी भी व्याख्या जो है रदरफोर्ड का मॉडल नहीं कर पाया। तो यह सब की व्याख्या कहाँ हम देखेंगे, यह सब की हम व्याख्या देखेंगे नील्स बोर के परमाणु मॉडल में देखेंगे। तो आज का हमारा वीडियो क्लास समाप्त होता है। अगर ये वीडियो हमारे बच्चों के लिए उपयोगी है तो ज़रूर अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए ताकि आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाए। या लेक्चर के दौरान सेंटेंस बोलते समय या लिखते समय किसी त्रुटि के वजह से किसी वाक्य का उद्देश्य बदल जा रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको ज़रूर सुधार किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।